सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल पशुपालक से, लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। भारत में फल और सब्जियों का आयात करेगा रूस। उपज घटने के आसार से ग्वार के दामों में बढ़ोतरी। नई व्यापक उर्वरक नीति जल्द। चीनी मिलों पर केंद्र सरकार की फटकार। वनस्पति तेल का आयात 25% बढ़ा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद रूस ने वहां से कृषि जिंसों का आयात बंद कर दिया है। इससे रूस में कृषि जिंसों की किल्लत पैदा हो गई है। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध लगाने से नाराज रूस ने वहां से कृषि जिंसों का आयात बंद कर दिया। इसलिए अब रूस ने भारत से बड़ी मात्रा में फल एवं सब्जियों के आयात में रुचि जाहिर की है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात को भेजे एक पत्र में रूस ने भारत से आलू, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मूली और मशरूम सहित अन्य कई सब्जियों के आयात की मांग की है। भारत इस समय रूस को 10 करोड़ डॉलर का कृषि जिंसों का निर्यात करता है। अब तक रूस को भारत के फलों और सब्जियों का निर्यात बहुत कम है। रूस ने और अधिक फलों व सब्जियों के आयात की मांग की है। ग्वार उत्पादक राज्यों में इस बार कम ग्वार होने की आशंका है। मॉनसून में देरी के बाद भारी बारिश का बुआई पर असर पड़ा है और अब ग्वार में रोग लगने की खबरों से ग्वार के दाम आकाश छूने लगे हैं। इस वर्ष मॉनसून में देरी के बाद भारी बारिश का ग्वार की फसलों पर बुरा असर पड़ा। कम बुआई, फसल में रोग लगने और विदेशी मांग में सुधार आने से ग्वार के दाम लगभग 22% बढ़ चुके हैं। राजस्थान की हाजिर मंडियों में इस महीने की शुरुआत में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे बना हुआ ग्वार 6,000 रुपये के पार पहुंच गया है। साथ ही ग्वार गम की कीमतें भी 14,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं। हाजिर बाजार के कारण पहले ही मिलों में ग्वार कम आ रहा था। अब फसल खराब होते ही किसान ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद में माल रोक रहे हैं, जिससे आवक घट रही है व उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। उस पर विदेशी मांग बढ़ने से ग्वार की कीमतें आकाश छू गई हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने नई उर्वरक नीति लाने की बात कही है। इससे रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ जैव उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने नई समग्र उर्वरक नीति लाने का प्रस्ताव दिया है। नई दिल्ली में आयोजित चौथे कृषि रसायन सम्मेलन 2014 में अपने संबोधन में अनंत कुमार ने कहा कि नई नीति बनाने के लिए जल्द ही एक विशेषज्ञों का कार्यदल बनाया जाएगा। इससे किसानों को जैव उर्वरक के उपयोग के लिए भी राष्ट्रीय मंच मिलेगा। सम्मेलन के विषय देश की खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा के लिए कृषि रसायन पर चर्चा करते हुए अनंत कुमार ने कहा कि 60 के दशक में आई हरित क्रांति संपूर्ण नहीं बल्कि संक्षिप्त कही जा सकती है। उन्होंने उर्वरकों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर जोर दिया। सम्मेलन में कई किसानों ने भी भागीदारी की। मैं यहाँ पर फिक्की द्वारा आयोजित एग्रोकेमिकल्स कॉन्फ्रेंस में आया। मुझे यहाँ के व्यू, जो सरकार के हमारे व्यू हैं, माननीय श्री अनंत कुमार जी ने जो व्यू बताया कि एग्रोकेमिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं, ग्रीन बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड पर ज़्यादा ध्यान देकर जो है हम उच्च गुणवत्ता के जो भी एग्रो प्रोड्यूस हैं उन्हें हम तैयार करके जो है ग्रीन हायर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद से ही जो है हमारा वो बढ़ सकता है। और जितना भी हमारा बायोमास है उसे जो हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है उसकी तरफ बढ़ें। पुनीत सिंह, मैं ज़िला पटियाला से यहाँ पे आया हूँ। एग्रो केमिकल की जो फिक्की ने आज ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है, इसमें हमें एक तो जो एग्रो केमिकल्स का यूज़ है जो हम यहाँ अपनी बात इनके सामने रखना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में, बात यहाँ फूड सिक्योरिटी की बात हुई है, तो हम एक बात किसान के तौर पे राष्ट्रीय किसान संगठन की तरफ से ये रखना चाहते हैं कि जितनी ज़रूरत देश को अनाज की है वो हम एग्रो केमिकल का जो रोल है वो रूल आउट नहीं करते, लेकिन एग्रो केमिकल के साथ जो फूड वेस्टेज हमारा हो रहा है जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी को एक चैलेंज बना हुआ है, हमारा ध्यान उस तरफ भी उतना ही होना चाहिए जितना कि एग्रो केमिकल के यूज़ की तरफ
हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे गांव में फेक और सब स्टैंडर्ड जो केमिकल बिक रहे हैं, हम वो उनकी डिटेल्स आज यहाँ पे कुछ शेयर करेंगे। जो केमिकल हमें पता है कि जिनकी वजह से बीमारियाँ कैंसर तक हो रहे हैं, ऐसे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट धड़ल्ले से हमारे गांव में बिक रहे हैं, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस की जो सार्थकता है वो तभी है जब हम ऐसी बातें जो गांव में सब स्टैंडर्ड और फेक प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको यहाँ फोरम पे रखें और उनके खिलाफ मांग करें कि जल्दी पुख्ता उनके रोकने के लिए, उनको बैन करने के लिए पुख्ता प्रबंध उनके ऊपर लगे। केंद्र सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को बगैर किसी सरकारी सहायता के किसानों के सभी बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया है कि वह किसी भी सरकारी सहायता की उम्मीद न लगाते हुए 30 सितंबर तक सभी किसानों के बकाये का भुगतान करेंगे। साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि जो मिलें समय से बकाये का भुगतान सुनिश्चित नहीं करती, उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करें। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने चीनी मिलों से साफ साफ कहा था कि जितनी सहायता का वादा किया था, जिसमें आयात शुल्क मौजूदा 15% से बढ़ाकर 40% किया जाना, ब्याज मुक्त ऋण की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाना शामिल है, तभी लागू किया जाए जब मिलें किसानों के बकाये का भुगतान करेंगी। मिलों को किसानों के 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। वनस्पति तेलों का आयात जुलाई में 25% बढ़कर 11 लाख टन पर पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी महीने में 8,89,493 टन था। चालू तेल वर्ष के जुलाई माह में वनस्पति तेलों का आयात 25% बढ़कर 11 लाख टन पर पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी माह में 8,89,493 टन था। वहीं नवंबर से जुलाई तक वनस्पति तेल का कुल आयात 2% बढ़कर 81,91,894 टन रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि में 80,34,050 टन था। इस साल जुलाई में सोया तेल का आयात 3,06,068 टन के रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है, जो 1994 में आयात खोले जाने के बाद किसी एक महीने का सर्वाधिक आयात है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में छुटपुट बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। सिक्किम, आसाम व अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। बिहार और झारखंड के अधिकांश भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और कई भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हम सभी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहते हैं कि हमारा एक मुकम्मल रोजगार हो और किसी भी काम को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें उत्पादन लागत कम हो ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। गांव में रहने वाले बेरोजगार कृषि आधारित कामों को शुरू करके अधिक से अधिक मुनाफा इसलिए कमा सकते हैं कि गांव में मिलने वाला कच्चा माल एक तो आसानी से मिल जाता है और कम कीमत पर मिलता है।
आज किसानों ने पशुपालन को अपनाया है और अपनी मेहनत से दूध उत्पादन में देश को सम्मानजनक स्थिति दी है और दुनिया में दूध उत्पादन में हमारा पहला स्थान है। इस व्यवसाय को गांव में रहने वाले भूमिहीन किसान भी आसानी से अपना सकते हैं और खुद के साथ साथ अन्य साथियों को भी रोजगार दे सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है एक किसान ने। आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। किसान बहनों भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर ऐसे सफल लोगों से मिलवाते हैं, किसान से मिलवाते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में है। आज हम अपने कार्यक्रम में ऐसे ही सफल पशुपालक से मिलवाएंगे जिन्होंने कहीं से प्रेरणा लेके, हालांकि पेशे से रोहित कुमार जी हमारे साथ हैं, वो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल आधुनिक ढंग से डेयरी की है। इनका गांव है मंडोर और भैया जिला अम्बाला, हरियाणा से हैं। रोहित कुमार जी, बड़ी खुशी की बात है कि आप अच्छी शिक्षा लेने के बाद, इंजीनियर होने के बाद भी आपने पशुपालन की तरफ आए, तो ये प्रेरणा की शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं डेयरी चलाने से पहले एक फाउंड्री चलाता था अपने भाइयों के साथ मिलके। दिसंबर 2004 की बात है। हम अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में हमने पढ़ा दूध के मिलावट के बारे में। पहले मुझे पता था कि दूध में पानी तो मिलाया जाता है, पर ये नहीं पता था कि दूध में बनावटी दूध भी बनता है। तो पढ़ के बहुत दुख हुआ और बड़े भाई साहब मुझे कहने लगे, रोहित कुमार, हमने बहुत काम कर लिया है ज़िंदगी में, चलो अब लोगों को कुछ अच्छा दूध पिलाने का काम करते हैं। तो मुझे डेयरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, गाय भैंस के बारे में बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि पेशे से, प्रोफेशन से तो मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और वैसे फाउंड्री चलाता था। 35 साल से फाउंड्री चला रहा था जिसमें कास्टिंग बनती हैं। तो हमने कहा इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो हमने NDRI से पता किया कि वहाँ पर क्या कोई ट्रेनिंग होती है कि नए लोगों को स्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने बताया हाँ ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ हमने एक ट्रेनिंग कोर्स चलने वाला था फरवरी में, उसको अटेंड किया। उसके बाद कुछ डेयरी विजिट्स की, उनसे किताबों का पता किया डेयरी के विषय में जिससे पता लग सके। किताबें पढ़ने के बाद, डेयरी बहुत सारी विज़िट करने के बाद और उस ट्रेनिंग के बाद मैंने अगस्त 2005 में 2 गायों से ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया। उस टाइम ये भी नहीं पता था कि लोग गाय का दूध पसंद भी करेंगे या नहीं, क्योंकि बचपन की याददाश्त थी कि गाय का दूध बड़ा अच्छा नहीं हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे हमने आस पड़ोस में अपना दूध देना शुरू किया, लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही हमारे पास 40-45 गाय हो गई। अब आज 9 साल हो गए हैं आज मुझे इस डेयरी का काम स्टार्ट किए हुए। परंतु डिमांड कहाँ, मेरे पास 2 कस्टमर से स्टार्ट किया था, आज 400 कस्टमर मेरे पास हैं और अभी भी लगता है कि मेरे पास दूध कम है और डिमांड ज़्यादा है। रोहित जी, वैसे तो गाय का दूध बहुत ही अच्छा है पीने में, लेकिन हमारे जो खासकर गांव के लोग हैं भैंस का दूध पीते हैं, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, यानी कि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। गाय का दूध वैसे हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपने एक शुरुआत की, तो जो भी आपके पास गाय हैं, 100-125 गाय हैं, इनके खान पीन की किस तरह की व्यवस्था रखते हैं आप? खान पीन के लिए मैं जो न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी इस फील्ड में हैं डेयरी पशुपालन विभाग से, उन और बड़ी बड़ी कंपनियों के न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आते हैं। उनके पास एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसको मैंने अपने सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में डाला हुआ है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कि प्रोटीन कितना चाहिए, फ़ैट कितना चाहिए, एनर्जी कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। सीज़न के हिसाब से जैसे जैसे ग्रेन्स में चेंज आता है, हर सीज़न में हर चीज़ नहीं मिलती, उसके हिसाब से हम अपने फीड को चेंज करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं कि प्रोटीन कितनी है और फ़ैट कितना है और एनर्जी कितनी है। उसके अलावा मैं अपनी फीड के अंदर बहुत स्पेसिफिकली अलसी का बीज, बिनौले की खल, आंवला, मेथी, तारा मीरा, होल सोया, ये सब चीज़ें उनकी पौष्टिकता को ध्यान रखने के लिए डालता हूँ। इसके अलावा हम विटामिन्स और मिनरल्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। किसी तरह के भी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी गायों के अंदर ना केवल उनको बीमार करती है, बल्कि दूध की स्वादिष्टता और पौष्टिकता में भी फ़र्क पड़ता है। जब हमारे दूध से कोई भी दही बनाता है या पनीर बनाता है, उसमें इतनी मिठास होती है, उसका मेन कारण यही है कि हम विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा रखते हैं अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से। रोहित कुमार जी, हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी गायें, तो कौन कौन सी नस्लें आपके पास हैं? मेरे पास ज़्यादातर मोर देन 90% तो HF क्रॉस हैं, जो 67% से लेके 80% एक्सोटिक ब्लड है उनके अंदर। पर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक साहिवाल और एक हरियाणा काऊ भी रखी हुई है।
और जो साहिवाल काऊ है उससे मैं करीब करीब 15 लीटर तक दूध मैंने लिया है। सिमिलरली जो मेरी हरियाणा देसी नस्ल की गाय है उससे भी मैंने 10 लीटर तक दूध लिया है, और मैं उन्हीं से अपने आगे देसी और साहिवाल की नस्ल भी बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनको एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा कितने दूध तक आपके पास गाय हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती हैं? पीक सीज़न में पीक में जब वो गाय आती है मेरे पास 38 लीटर तक दूध दिया है उसने। इस टाइम वो 30 लीटर दे रही है, और ऐसी मेरे पास 5 गायें हैं। रोहित कुमार जी, इतने पशु हैं तो इनमें कभी कभार कुछ बीमारी आती हैं, तो उनकी किस तरह की देखभाल करते हैं? इतने साल हो गए हैं, दवाइयों के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई है। वैसे VLDA आते हैं यहाँ पर, मिस्टर करमचंद पिंजौर में हमारा पशु अस्पताल है, वहीं से वो आते हैं, और उन्हीं AI उन्हीं से करवाते हैं, और जो PD होती है यानी कि प्रेगनेंसी चेक जो होता है वो भी वही करते हैं आके। इंजेक्शन मेरे आदमी अपने आप लगा लेते हैं, दवाई डॉक्टर से सलाह करके दी जाती है। रोहित कुमार जी, पशुओं को नया कराने के लिए, नए दूध के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? वैसे तो जब फीड में न्यूट्रिशन पूरी हो, विटामिन्स पूरे हों, मिनरल्स पूरे होते हैं, तो गाय ब्याने के 20 दिन बाद ही हमारे पास हीट में आ जाती है। पर है उसकी पशु के प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य के लिए ये रिकमेंड किया गया कि 40 दिन से पहले हम उसको नए दूध ना कराएं। तो हम 1 हीट या 2 हीट मिस करने के बाद 40 दिन या 60 दिन के बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। उसके लिए मेरे पास अपने यहाँ नाइट्रोजन सिलेंडर रखा हुआ है। जो स्ट्रॉज हैं वो मैं हिसार से अलग अलग जगह के स्ट्रॉज आते हैं, जिसमें करीब मैं 10,000 लीटर वाली गाय का स्ट्रॉ मंगवाता हूँ, और उसी सीमन से हम AI करवाते हैं। और AI जैसे जब हमें हीट डिटेक्ट करने के लिए गाय के ऊपर जब गाय चढ़ने लग जाती है और वो आराम से खड़ी रहे, तो हमें पता लगता है कि वो गाय हीट में है। उसके अलावा वो एक लंबा सा डिस्चार्ज गिरती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जब उस डिस्चार्ज के अंदर कोई भी किसी किस्म का मैला ना हो, वो ग्लास की तरह बिल्कुल क्लीन हो, तब हमें लगता है कि ये प्योर हीट में है और इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। तो उसके बाद जैसे सुबह हमने डिटेक्ट किया तो हम शाम को और अगले दिन सुबह उसकी AI करवाते हैं VLDA के द्वारा। और फिर जैसे मान लीजिए मैं अगर 100 गायों की AI करवाता हूँ तो करीब उसमें से 70 गाय फर्स्ट AI के अंदर कंसीव कर जाती हैं। उसके बाद बहुत कम गाय ऐसी होती हैं जिनको दूसरी बार या तीसरी बार AI करवानी पड़ती है। रोहित जी, जो आपकी पशुशाला हम देख रहे हैं, इसमें किस तरह की आप व्यवस्था रखते हैं जिससे कि साफ सफाई और कोई किसी तरह के कीड़े और वो ना हो? हम यहाँ पर रेगुलर स्प्रे करते हैं, 3 स्प्रे रखे हुए हैं जिसको हम बारी बारी से बदलते रहते हैं, ताकि जितने भी पैथोजेंस या मक्खी या कीट टिक्स होते हैं वो इम्यून ना हो रहे किसी भी स्प्रे से। तो बदल के 3 बार स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मक्खी मच्छर या टिक्स की काफ़ी कमी रहती है। और सफाई के लिए तो हम सभी अपने मेरे वर्कर्स जो मेरा पूरा साथ देते हैं उनको भी सफाई का पूरा आभास है, तो इसको अपने आप ही साफ़ रखते हैं। मेरे तो सिर्फ उनको बढ़ावा उत्साह देता हूँ कि वो सफाई रखेंगे तो उनका वो भी साफ़ रहेंगे। और यहाँ पर मेरे डेयरी फार्म पर कभी भी कोई स्मेल नज़र नहीं आती। हम रेगुलरली यहाँ पे वाइट वॉश करते हैं उनके खाने की जगह को भी, पानी पीने वाली जगह को भी। और रोज जी, दूध की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे इसके लिए आप क्या यानी कि सावधानी बरतते हैं? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं। उनका भरपूर न्यूट्रिशन की वैल्यूज़ के हिसाब से उनको देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे आंवला देता हूँ या मेथी देता हूँ या अलसी देता हूँ, ये मैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और वो बीमार ना पड़ें इसके लिए देता हूँ। और मेरे यहाँ दूध जितने भी गायों का निकलता है वो मिल्किंग मशीन से निकलता है, और मिल्किंग मशीन से उसमें ना तो हाथ लगता है ना ही उसमें कोई गंदगी आती है। और जैसे ही वो कैन में इकट्ठा होता है उसको सीधा हम वे करने के बाद हर गाय के दूध को हम वे करते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हर गाय का मेरे पास 8 साल का, जितने भी साल से मेरा डेयरी फार्म है, हर गाय का दूध का रिकॉर्ड है। और उसको हम फिर दूध जैसे ही कैन में आता है उसको हम चिलर में डाल देते हैं। उसमें इसका मतलब है कोई भी आदमी का हाथ नहीं लगता, कहीं से कोई मच्छर मक्खी गंद कुछ भी नहीं आता उसके अंदर, वो बिल्कुल साफ़ और पौष्टिक रहता है। रोहित कुमार जी, जो आपके पास गाय के बच्चे हैं, बछड़े बछड़ी जो हैं, उनकी किस तरह की देखभाल करती है? अक्सर थोड़ी सी असावधानी से कई बार काफ़ी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ इतना गोबर आपके पास होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है? मेरे लिए बछड़ी को पालना बहुत
ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं बछड़ियों को अगर मैं पालूंगा ठीक तरीके से तभी मेरा डेयरी फार्म आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि हम हर बछड़ी को रोज़ 3 महीने तक 6 लीटर दूध लगातार पिलाते हैं। 2 लीटर सुबह, 2 लीटर दोपहर, 2 लीटर शाम, और हर 20वें दिन हम उसको जो पेट के कीड़ों की दवाई है वो देते हैं और उसको हर बार बदलते रहते हैं। 3 दवाइयाँ हैं हमारे पास, उनको लगातार 20 दिन के बाद हम फिर बदल देते हैं। उससे मेरे यहाँ मृत्यु दर बछड़ियों की 100 में से 2-3 मर जाती हैं, बस इससे ज़्यादा कभी ऐसा हुआ नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि हम बछड़ियों को, जो मैंने सुना है गांव में लोग दूध कम पिलाते हैं और कीड़ों की दवाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका मृत्यु दर ज़्यादा है। बाकी रही बात जैसे गोबर की, हम गोबर को इकट्ठा करके उसको, एक तो हमारे यहाँ गोबर गैस प्लांट है जो मेरे यहाँ वर्कर काम करते हैं, उनके कुछों के परिवार भी यहाँ रहते हैं, उनका चूल्हा भी उससे जलता है। मेरे यहाँ जो वर्कर रहते हैं उनका खाना भी उसी गैस से बनता है। उसके अलावा हम उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद में भी कन्वर्ट करते हैं। जो मेरे जैसे दूध के जितने कस्टमर्स हैं वही मेरे यहाँ से मेरे टेम्पो के द्वारा ही उनके यहाँ चला जाता है और जितना भी बनता है वो सारा बिक जाता है। ये भी एक कमाई का अच्छा साधन है। और कई जगह तो ऐसा भी मैंने सुना है कि गोबर गैस प्लांट अगर मैं बड़ा लगा लूँ तो उससे मैं अपनी बिजली की पूरी आवश्यकता को पूरी कर सकता हूँ। इतनी बिजली इस गोबर गैस से जनरेट हो सकती है। आखिर में रोहित कुमार जी, हमारे जो खासकर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेकर डेयरी शुरू करें, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जितना भी ज्ञान है, कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको हमेशा देने को तैयार हूँ। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ ज्ञान जो है वो प्रभु की चीज़ है, उसको बांटने में मेरा कुछ नहीं लगता। कोई भी कभी भी आए मेरे पास, जितना मुझे ज्ञान है वो मैं बेहिचक उनको दूंगा। यानी कि जो भी हमारे गांव के किसान भाई हैं, जो युवा हैं, जो इधर उधर नौकरी के लिए भटकते हैं, अगर वो डेयरी का काम करें तो अच्छी आमदनी कर सकते हैं। बहुत अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक बात और बहुत विशेष करना चाहता हूँ। इस दूरदर्शन के माध्यम से हमने आज तक अपने बैलों को बहुत दुत्कारा है। जो मेल काफ है जब पैदा होता है उसका ध्यान नहीं दिया जाता, या तो वो मर जाते हैं या फिर लोग उनको खेतों में छोड़ देते हैं। हम उनके द्वारा अपने हर गांव को बिजली में स्वावलंबी बना सकते हैं। गांव के अंदर जो जवान है हमारे, हम उनको नौकरी दे सकते हैं और हम बैलों की जो बेकदरी होती है उसको भी रोक सकते हैं। मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुका हूँ। अब मैं उसको दोबारा रिवाइज्ड डिज़ाइन बना के मैंने गेयर बॉक्स का मैं दोबारा से उसको कर रहा हूँ, जिससे हम ना तो बैलों की शक्ति को हम इस्तेमाल कर सकेंगे, वो सड़क पे भी नहीं घूमेंगे, जो उनसे एक्सीडेंट होते हैं हम उनसे भी उनको बचाएंगे। और अपने हर गांव के अंदर हम ना केवल यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम पावर भी जनरेट कर सकेंगे और हर गांव को हम पावर में सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। पता आपने नोट कर ही लिया होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम में दिखाए गए पशुपालक के अनुभवों से सीख लेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे और खुद भी कृषि आधारित रोजगारों को बढ़ावा देंगे और ऐसे कामों को शुरू करके खुद के साथ साथ अन्य साथियों को भी रोजगार दे सकेंगे। अब घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।